So welcome again to this particular session. अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम स्टार्ट करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। कभी कभी एक डिपार्टमेंट कुछ गुड्स जो है दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। वो गुड्स भी ट्रांसफर कर सकता है या अपनी सर्विसेज भी ट्रांसफर कर सकता है, और वो चाहे तो इनको कॉस्ट पर भी ट्रांसफर कर सकता है या कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट मार्जिन पर भी ट्रांसफर कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू? अब मान लेते हैं कि दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट ए ने गुड्स ट्रांसफर करे तो डिपार्टमेंट ए जो है गुड्स ट्रांसफर्ड लिखेगा क्रेडिट साइड में, और डिपार्टमेंट ए ने गुड्स ट्रांसफर करे तो वो अपनी क्रेडिट साइड में लिखेगा गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए ने कुछ गुड्स ट्रांसफर करे तो ये ए के लिए सेल है, लेकिन ए ने बी को ट्रांसफर करे तो बी के लिए ये परचेजेज है और सेम चीज को बी अपनी डेबिट में लिखेगा। इसी तरह किसी डिपार्टमेंट, मान लेते हैं बी ने ए को सर्विसेज ट्रांसफर करी, सर्विसेज ट्रांसफर्ड, तो बी अपनी क्रेडिट में लिखेगा और सर्विसेज ट्रांसफर्ड ए जो है वो डेबिट में लिखेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो जब गुड्स कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन फिलहाल पहले इस सेशन की बात करें। अब ये क्वेश्चन 2.1 दिया है, इसमें दो डिपार्टमेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग करके लिखा है, फिगर थाउजेंड्स में है, परचेजेस तुम्हारे सामने है और सेल्स भी तुम्हारे सामने दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, रेंट एंड, उसके बाद फिर उसने कहा वेजेस डिपार्टमेंट ए और बी की दी हुई हैं। ये तो एलोकेटेड खर्चे हैं। अनएलोकेटेड खर्चों में बहुत बड़ी लिस्ट है, रेंट एंड रेट्स की, सन्ड्री एक्सपेंसेस की, सैलरीज की, लाइटिंग एंड हीटिंग की, डिस्काउंट रिसीव की, एडवर्टाइजमेंट की, कैरेज इनवर्ट की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, मशीनरी की, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये जो आइटम है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, मशीनरी हो गई, सन्ड्री डेटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गए, ड्राइंग्स हो गए, कैश एट बैंक हो गए, जाहिर है कि ये आइटम तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकते। अब उसने यहां पर बात करी कि इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब है कि ए ने, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे 42,000 के, और जिसको कि हम ए की क्रेडिट में लिखेंगे और बी की डेबिट में लिखेंगे। फिर उसने ये बताया कि जो खर्चे हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस का जो खर्चा है, रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का जो खर्चा है, लाइटिंग एंड हीटिंग का जो खर्चा है, सैलरीज का जो खर्चा है, और कैरेज का जो खर्चा है, और कैरेज भी यहां पर दिया हुआ है। कहता है इन खर्चों को तो 2:1 के रेशियो में, 2/3 ए को और 1/3 बी को, तो ये सारे खर्चे तो 2:1 के रेशियो में करने हैं। एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है उसको कहता है कि 1:1 के रेशियो में करना है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा 1:1 के रेशियो में करना है। अब कहता है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आर टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेजेस। ये नहीं भी लिखा होता तो हम ये ऐसा ही करते, डिस्काउंट अलाउड सेल्स के हिसाब से करा जाएगा और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो परचेजेस के हिसाब से करा जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% का है फर्नीचर पे, तो मुझे फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन पहले कंप्यूट करना पड़ेगा, और मशीनरी, और कहता है मशीनरी पे भी 10% करना पड़ेगा, और जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसका 3/4 डिपार्टमेंट ए में जाएगा, डिपार्टमेंट बी में 1/4 जाएगा। अब उसने कहा सर्विसेज रेंडर्ड बाय बी, यानी कि जो डिपार्टमेंट बी है वो कुछ सर्विसेज देता होगा, और वो कहता है डिपार्टमेंट बी ने सर्विसेज दी 50,000 वर्थ की डिपार्टमेंट ए को। जैसे शुरू में लिखा था ए ने बी को 42,000 के गुड्स ट्रांसफर करे, इस लाइन का मतलब है कि बी ने 50,000 वर्थ रुपीस की अपनी सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट ए को दी। स्टॉक 31 मार्च 2022 को डिपार्टमेंट ए के पास 16,74,000 का है। बिकॉज फिगर थाउजेंड्स में है तो मैं 1674 लिखूंगा बाद में क्लोजिंग स्टॉक में, और इसी तरह डिपार्टमेंट बी के पास इतना क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है। तो ये चीजें इस क्वेश्चन में है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो लीजिए जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2.1। अब ये जो है सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन 2 का जो ताल्लुक है, जैसा कि मैंने कहा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से है।
इंटर डिपार्टमेंटल, और मेरे को लगता है मैं अपने ग्लासेस ही भूल गया हूं। चलो कोई बात नहीं, अब इस क्लास को मैं बिना ग्लासेस के ले लेता हूं, कई बार याद ही नहीं रहता अपने ग्लासेस को पहनना। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स, करेक्ट। और मुझे लगा कि मैंने वो कौन सी स्टोरी थी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कुच्चू वाली। तो ग्लासेस उसके सर पे होता है और वो इधर उधर घूरता रहता है, वही हाल कुछ कुछ मेरा भी हो गया है। एनीवे, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से, अब ग्लासेस मैंने नहीं पहने हुए हैं तो आप फिगर्स का ध्यान भी रखना जरा, कहने का मतलब ये भी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें दो डिपार्टमेंट हैं। और सबसे पहले तो मैंने ये, अब इस क्वेश्चन में काफी लंबा क्वेश्चन है तो काफी लंबा ये अकाउंट बनेगा। ए डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, और ये हमने बनाया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, जो भी है वो तुम लिखोगे एग्जामिनेशन में। फिगर्स इन थाउजेंड्स, ये हमेशा लिखना चाहिए। बहुत से बच्चे मैंने देखा ये चीज लिखते नहीं है, खासतौर से जब क्वेश्चन में दिया रहता है। पहले कुछ आइटम्स में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, डिपार्टमेंट ए का तुम्हें दिया हुआ है 1700, डिपार्टमेंट बी का 1450, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परचेजेस अलग अलग करके दी हुई हैं, तो परचेजेस का अमाउंट हम लिखेंगे। परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 3540 की हैं और डिपार्टमेंट बी की 3020 की। ये मैंने परचेजेस का अमाउंट भी लिख दिया। उसके बाद फिर है सेल्स। सेल्स का अमाउंट जो है डिपार्टमेंट ए का है 6080 और डिपार्टमेंट बी का, शीट्स को आप अपने सामने रखें, 5125। फिर नेक्स्ट आइटम वेजेस का है, तो वेजेस भी तुम्हें अलग अलग करके दी हुई है, कोई प्रॉब्लम वेजेस में भी नहीं है। 820 और दिया है 200 एंड कितना 270। ये तो खर्चा तुम्हें दिया हुआ है ऑलरेडी। अब है बारी रेंट एंड टैक्सेस की, तो कुछ लाइन हम छोड़ देते हैं। अब रेंट रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, नीचे उसने पॉइंट नंबर 2 में लिख ही दिया था कि इन खर्चों को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को जब मैं 2:1 के रेशियो में करूंगा तो 939 है, 626 आ जाएगा और 313 आ जाएगा। अगला खर्चा सन्ड्री एक्सपेंसेस का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में भी नीचे पॉइंट नंबर 2 में उसने लिखा है कि इसको भी 2:1 के रेशियो में करना है। 360 का खर्चा है, तो 360 के खर्चे को जब मैं करूंगा 2:1 के रेशियो में, तो 240 और 120 का ये खर्चा अपोर्शन करा जाएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग अब की बार है, L/H मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसके बारे में भी नीचे लिखा था कि इसको 2:1 के रेशियो में करना है। और ये 300 का कितने का खर्चा है, लाइटिंग एंड हीटिंग का 300 का ही खर्चा है, मेरे ख्याल से 210 का खर्चा है। उससे पहले एक आइटम मेरे से छूट गया, सॉरी। तो पहले खैर कोई बात नहीं, हीटिंग एंड लाइटिंग कर देते हैं 140 एंड 70, 2:1 के रेशियो में। उससे पहले सैलरीज का खर्चा था। सैलरीज का खर्चा जो है वो भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करना है, और वो 300 का खर्चा है, तो 200 और 100 उसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद अब बारी आएगी डिस्काउंट अलाउड की। अब जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड को सेल्स रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो सेल्स रेशियो के हिसाब से इसको करेंगे। तो सेल्स रेशियो के हिसाब से अब मैं इसको करूंगा, तो कहीं रफ में मैंने क्या करा, ये फिगर कंप्यूट करी। मैंने कहीं रफ में ये फिगर्स कंप्यूट करी, तो मैंने देखा कि जो खर्चा है, पहले तो डिस्काउंट का कितना है। डिस्काउंट का जो खर्चा तुम्हें दिया है 222 रुपए का दिया हुआ है। डिस्काउंट का खर्चा, डिस्काउंट अलाउड का खर्चा 222 रुपए का है। अब पहले तो तुमने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की सेल्स को कहीं लिख लिया। अगर तुम कहीं वर्किंग में भी दिखाना चाहते हो तो 6085
एंड 5125 इस तरीके से तुम पहले तो लिखोगे। अब इन दोनों को फिर तो मिला दो, पहले तो टोटल कर लो 6085 प्लस 5125, ये आ गया 11,210। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ए है उस पे खर्चा आएगा 222 इंटू 6085 डिवाइडेड बाई 11,210। इसी तरह डिपार्टमेंट बी को मैं एलोकेट करूंगा 222 इंटू 5125 डिवाइडेड बाई 11,210। अब जब मैं इसको करूंगा तो यह आ जाएगा 222 इंटू 6085 डिवाइडेड बाई 11210। तो अब 6025 और इंटू 1120, कितना डिस्काउंट का खर्चा कितना है, इतना ही है ना। हाँ, अब ये वैसे तो आ रहा है 120.5, पर मैंने इसको 120 कर लिया है पॉइंट से बचने के लिए। तो टोटल डिस्काउंट का खर्चा 222 का है, तो 120 तो मैंने इसी में डाल दिया, तो इसका मतलब 102 का खर्चा डिपार्टमेंट ए में चला जाएगा। करेक्ट। तो सेल्स रेशियो के हिसाब से मैंने इस खर्चे को करा 120 और 102। डिस्काउंट के बाद फिर खर्चा तुम्हें जो दिया है उसी लाइन में उसने लिखा है इनफैक्ट डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में, लेकिन अभी हम लाइन वाइज मूव कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट अलाउड के बाद ही अगला आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड पहले तो आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इस खर्चे को तुम परचेजेस के हिसाब से जो है डिवाइड करोगे, परचेजेस। अब उसके लिए तुम्हें उसी तरीके से पहले परचेजेस की फिगर्स देखनी पड़ेंगी। तो जहां तक डिस्काउंट रिसीव्ड का सवाल है, डिस्काउंट रिसीव्ड कई वर्किंग नोट में तुम अपने इस तरीके से दिखा भी सकते हो, नहीं तो सीधा कैलकुलेटर से करके भी कर सकते हो। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, पहले तो इनकी परचेजेस को तुम अच्छी तरह से नोट करो। अब इनकी जो परचेजेस हैं जो हमने अभी क्वेश्चन में लिखी थी 3540 और 3020 है, पहले तो इनका टोटल कर लो। तो 3540 प्लस 3020 डेट इज 6560, ये परचेजेस का टोटल आ गया। अब मैं कह सकता हूं जो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 65 ओनली। अब ये 65 का जो खर्चा है इंटू 3540 डिवाइडेड बाई 6560, इस तरीके से तुम इसको करोगे। इसी तरह से 65 इंटू 3020 डिवाइडेड बाई 6560, तो 65 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3540 से, डिवाइड करूं 6560 से, तो ये खर्चा 35 अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो इसका मतलब ये 30 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इस तरह 65 का खर्चा तुम जो है अप्रोप्रिएट करके दिखा दोगे। इज इट क्लियर टू यू? तो 35 और 30 का ये खर्चा आ गया। 35 मैं यहां पर लिख दूंगा और 30 मैं यहां पर लिख दूंगा। करेक्ट। उसके बाद डिस्काउंट रिसीट के बाद फिर अगला आइटम है आपका एडवर्टाइजिंग। अब जो एडवर्टाइजिंग है उसके बारे में स्पेसिफिकली तुम्हें दिया हुआ है कि उसको 1:1 के रेशियो में आपने करना है। तो 1:1 के रेशियो में मैं करूंगा। खर्चा है 368, 368 का हाफ करेंगे तो 184 आ जाएगा, 184। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड के बारे में पॉइंट नंबर 2 में ही लिख दिया था। पॉइंट नंबर 2 में ही उसने कैरेज के बारे में लिखा है। अगर कैरेज के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो मैं इसको परचेजेस के हिसाब से करता, पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि उसको 2:1 के हिसाब से डिवाइड करना है। तो कैरेज को मैं 2:1 के हिसाब से करूंगा और अमाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है 234 दिया हुआ है। तो 100 कैरेज का खर्चा जो है 2:1 के हिसाब से करना है। यहां लिखा होता ना 2/3 डिपार्टमेंट ए को देना है और 1/3 दूसरे डिपार्टमेंट को देना है। तो ये जो खर्चा है 234 कितना आएगा, ये 234 डिवाइडेड बाय 3, 78 तो बी का आ जाएगा खर्चा 78, और इंटू 2 करेंगे तो 156 का खर्चा डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 156।
करेक्ट। कैरेज इनवर्ड के बाद फिर अगला आइटम जो है आपका इस केस में फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। वेट, अब बाद में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जो आइटम है बैलेंस शीट, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो तुम्हें दी हुई है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का अमाउंट कितना है पहले तो ये देख ले। फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया हुआ है 300, तो 300 पहले तो मैंने यहां पर लिखा। अब इसमें मुझे डेप्रिसिएशन 10% का देना है, तो 10% का डेप्रिसिएशन भी मैं दूंगा 30, तो टोटल 270 का अमाउंट यहां पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसी तरीके से मशीनरी जो है 2100 की हमें दी हुई है और मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन 210 का हमें देना है, तो 210 पहले तो मैं माइनस करूंगा 2100 में से। 210 की फिगर मैंने माइनस करी तो 1890 आ गया। वेट, कहीं वर्किंग में अब ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है मशीनरी और इसका, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने कंप्यूट करा, कितना आया 30। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमने कंप्यूट करा, कितना आया, डेट इज इक्वल टू 210। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 240। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो 240 का डेप्रिसिएशन है उसको 3/4 डिपार्टमेंट ए को देना है और 1/4 जो है वो डिपार्टमेंट बी को देना है। तो 240 का 1/4 पहले तो मैं देख लूं, डिवाइडेड बाई 4, तो 60 तो ये आ गया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आ गया। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए में डेप्रिसिएशन 180 और डिपार्टमेंट बी में डेप्रिसिएशन 60 का जाएगा। करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन वैसे खर्चा 3:1 के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं और जो निकला था 180 डिपार्टमेंट इसका निकला है और 60 डिपार्टमेंट बी का निकला है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम फिर आपका सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स बाद में हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट जो आपको दिया हुआ है 606। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, फिगर 1860 सन्ड्री क्रेडिटर्स है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपको दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट आप लिखें और कैपिटल जो आपको दी है 4766 की दी है, 4766। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करी जाएंगी, सभी को मालूम है, तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट से मैंने माइनस करी और ड्राइंग्स का अमाउंट जो दिया हुआ है डेट इज 450 दिया है मेरे ख्याल से, हाँ 450 दिया हुआ है। और उसके बाद फिर कैश एट बैंक लिखा है, कैश एट बैंक भी मैं लिख देता हूं। तो कैश एट बैंक का जो अमाउंट है 1007 दिया हुआ है। बैलेंस शीट जनरली तुम्हारे लेवल पे नहीं आती है। अब इस क्वेश्चन में कहा था तो मैंने साथ साथ बना रहा हूं बैलेंस शीट भी। अभी इस फुल फ्लेड्स बैलेंस शीट बनी नहीं है, जब कंप्लीट होगी तब मैं बताऊंगा। तो मैंने रिस्पेक्टिव आइटम्स को पोस्ट अभी करा है। अब बैलेंस शीट के बाद इन आइटम्स के बाद नीचे जो पहली इंफॉर्मेशन है कि इंटरनल ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए ने बी को करा, तो जो इंटरनल ट्रांसफर करा तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या सिंपली ट्रांसफर लिख सकते हो। तो जो ट्रांसफर करा है डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को वो 42,000, तो बेटे यहां 42 लिखना क्योंकि फिगर थाउजेंड्स में, ये ध्यान रखना है थोड़ा। बिकॉज ए ने बी को करा तो ट्रांसफर बी जो है, क्योंकि बी के लिए ये एक तरीके की परचेजेस हैं, तो बी जो है वो अपनी डेबिट में लिखेगा 42। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। 6 में कहता है डिपार्टमेंट बी ने कुछ सर्विसेज ट्रांसफर करी, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा ट्रांसफर, और अब की बार बी ट्रांसफर कर रहा है तो बी की क्रेडिट में लिखूंगा। जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए तो सेल है,
पर जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए परचेजेस हैं, इसलिए ए की डेबिट में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब नीचे उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी ध्यान से लिखना। क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट ए का है वो तो 1674 मैं लिखूंगा, और इसका जो है मैं 1205 लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? और याद रखें, बिकॉज अब की बार आप बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बैलेंस शीट में भी आएगी। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जब मैं लिखूंगा तो 1674, क्योंकि फिगर थाउजेंड्स में है, और 1205 मिला करके जो भी आएगा वो मैं क्लोजिंग स्टॉक की फिगर के रूप में लिख दूंगा। 1674 प्लस 1205 डेट इज 2879। ये मैंने फिगर लिख दी, करेक्ट। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, बस अपना नफा नुकसान कंप्यूट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप कंप्यूट करेंगे पहले तो 15। अच्छा, मैं तो खैर अब मैंने कहा ना मुझे कुछ फिगर्स याद भी हो जाती हैं, तो आप इसको हमेशा चेक करके लिखें, और कोई गलती हो तो मुझे मैसेज करके रेक्टिफाई कर देना। 1530 इनके हिसाब से इसका है 1520। मैंने एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं करा इसको कैलकुलेट करने में। बैलेंस ब्रॉट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट का 1530 और 1520। उसके बाद अब हम इनको टैली करेंगे, तो इसमें नेट प्रॉफिट है एक डिपार्टमेंट में और नेट लॉस है एक डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट डिपार्टमेंट जो बी है उसमें शायद लॉस है इसमें, तो नेट प्रॉफिट जो है वो डिपार्टमेंट बी में है। डिपार्टमेंट ए में कोई प्रॉफिट नहीं है, 602 का प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का है। और नेट लॉस जो है डिपार्टमेंट ए का है और 126 का है, करेक्ट। अब उसके बाद बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर सबको मालूम है कि नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट में नेट प्रॉफिट निकला है वो तो मैं ऐड कर दूंगा। नेट प्रॉफिट 602 निकला था, और जो नेट लॉस है वो मैं माइनस कर दूंगा। नेट लॉस आपका निकला था 126 का। प्लस माइनस करने के बाद फिर आपको बैलेंस शीट का पता लग जाएगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल का 4766 माइनस 450 प्लस 602 एंड माइनस 126, तो 4792 जो है वो कैपिटल आ जाएगी। 4792 प्लस 1860 तो 6652, ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा, करेक्ट। सिक्स 652। अब इस क्वेश्चन में पूछा था बैलेंस शीट, तो मैंने इसलिए ये बैलेंस शीट बनाई। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के बाद तुमने देखा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में भी फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब उसके बाद जरा जो शीट्स हो गई हैं उन शीट्स को मैं किनारे कर दूं, क्योंकि फिर ये बात में बड़ी उलझनें पैदा करती है। अब 2.2 को देखें। 2.2 में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अकाउंट्स टू डिस्क्लोज टोटल प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। ये पहली लाइन का क्या मतलब है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अकाउंट्स टू डिस्क्लोज टोटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द टू डिपार्टमेंट। ये अभी कुछ लम्हों के बाद आपको पता लगेगा। फिलहाल ओपनिंग स्टॉक अलग अलग करके दिए हैं, परचेजेस भी अलग करके दी हैं, कैरेज इनवर्ड अलग करके नहीं दी हैं। अगर कैरेज इनवर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर मैं इसको परचेजेस के रेशियो में डिवाइड करूंगा। एक तो उसने सैलरीज लिखा है 9000 डिपार्टमेंट एक्स की और वाई की, और उसके अलावा कुछ जनरल सैलरीज हैं 11600 की, और इसको किस रेशियो में बांटेंगे फिलहाल हमें कुछ नहीं दिया है। रेंट एंड रेट्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट अलाउड है, और अकाउंटेंसी चार्ज का क्या मतलब है मैं बताऊंगा। सेल्स दी है अलग करके, परचेजेस रिटर्न्स तुम्हें दिए अलग करके, और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ है। सॉरी, यहां पर जब मैंने कहीं अच्छा कैरेज इनवर्ड मैंने पढ़ा था, और डिस्काउंट रिसीट को भी एलोकेट करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आप परचेजेस के रेशियो में करेंगे। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। कह रहा है डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को 5000 के गुड्स ट्रांसफर करे।
अब ये नीचे लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा है। जनरल सैलरीज, अब उसने हमें बताया कि जो जनरल सैलरीज हैं उसको हमें 1:1 के रेशियो में एलोकेट करना है। यहां उसने हमें दे ही दिया, अच्छा दिया तो नहीं है, उसने कहा एलोकेट कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन सुटेबल बेसिस। तो सुटेबल बेसिस यही है क्योंकि इनका ताल्लुक जो होता है वो परचेजेस से होता है, तो इसलिए परचेजेस में हम करेंगे। रेंट एंड रेट्स नीचे एरिया दिया है, तो मैं एरिया के हिसाब से, जो कि 3:2 का एरिया दिया है, तो 3:2 के हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूंगा। उसके बाद उसने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो इंश्योरेंस का खर्चा है, कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। वो कह रहा है इंश्योरेंस हमने एक बहुत बड़ी पॉलिसी के रूप में ली हुई है और इसका एलोकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब जब एलोकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। फिर उसने कहा जनरल एक्सपेंसेस के बारे में पॉइंट नंबर 2 में कि इनको इक्वली डिवाइड करना है, जनरल सैलरीज को भी इक्वली करना है, और अच्छा जनरल एक्सपेंस के बारे में, सॉरी नहीं, ये तो जनरल सैलरीज के बारे में था। अब उसने लास्ट में क्या लिखा है, एलोकेट एडवर्टाइजिंग जनरल एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। तो एडवर्टाइजिंग को और जनरल एक्सपेंसेस को और डिस्काउंट अलाउड को वो कहता है सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन है इस केस में, तो इस क्वेश्चन को फिर हम करना शुरू करते हैं। तो 2.2 क्वेश्चन नंबर, तो 2.2 में सबसे पहले तो टाइटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड सो एंड सो। जो भी पीरियड एंडेड है वो तुम रिफ्लेक्ट कर दोगे, और उसके बाद उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये मैंने पहले तो ये लाइन खींची, और डिपार्टमेंट है एक तो एक्स और एक है डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक तो जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक 15,200 है, तो 15,200 मैंने यहां पर लिख दिया। 10,800 डिपार्टमेंट वाई का है, वो भी हमने लिखा। परचेजेस नेक्स्ट फिगर है। परचेजेस के बारे में उसने हमें क्या दिया है, परचेजेस के बारे में 75,100 कहता है डिपार्टमेंट एक्स की है, डिपार्टमेंट वाई की कहता है 69,800 की है, 69,800। परचेजेस के बाद सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, और सेल्स का अमाउंट 1 लाख, और उसके अलावा 80,000। परचेजेस रिटर्न है, तुम चाहो तो परचेजेस में से ही माइनस करके दिखा दो, या चाहो तो ऑपोजिट में लिख दो। तो परचेजेस रिटर्न मैंने ऑपोजिट में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो सीधा परचेजेस में से माइनस करके दिखा सकते हो। 1,100 का परचेजेस रिटर्न है, और 800 की जो है वाई की है। परचेजेस रिटर्न के अलावा कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है हमें, तो कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड पहला आइटम ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं कहना चाहिए। अब कैरेज इनवर्ड्स को हमें कैसे डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमने एक वर्किंग के लिए शीट्स निकाली। सबसे पहले तो कैरेज का अमाउंट आपने लिखा, पहले तो आपने टाइटल लिखा कैरेज, डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की जो परचेजेस हैं। अब ध्यान ये रखना कि जब मैं परचेजेस लिखूंगा ना यहां पर, तो परचेजेस नेट होनी चाहिए। नेट का मतलब अगर रिटर्न्स हैं तो वो माइनस करके होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कंप्यूट करूं डिपार्टमेंट एक्स की 75,100 की परचेजेस हैं और रिटर्न 1,100 का है, तो इसका मतलब परचेजेस 74,000 की परचेजेस है। और इसी तरीके से इसका मैं कंप्यूट करूं तो 69,000 की नेट परचेजेस आ जाएंगी। करेक्ट। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो 74:69। अब पता नहीं आगे छोटा होता है या नहीं होता, फिलहाल हम इसको
ऐड कर लेते हैं। 74 प्लस 69 इज इक्वल टू 143। तो इस रेशियो में अब कैरेज का अमाउंट कितना है पहले तो ये देखो। सर कैरेज का अमाउंट 2860 है, तो 2860 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 143। पहले तो तुम ये देखोगे, इसको करोगे तो ये 1480 आ जाएगा। इसी तरह से 2860 इंटू 69 डिवाइडेड बाई 143 तुम करोगे तो 1380 ये आएगा। तो इस तरह से कैरेज का खर्चा हम डिवाइड करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको भी हमें परचेजेस के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। अब परचेजेस रेशियो तो हमने ले ही लिया है। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट जो है 1430 है, 1430। अब तो है ही हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट का परचेजेस का, तो इसका मतलब जब डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं एलोकेट करूंगा तो 1430 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 143 और 1430 इंटू 69 डिवाइडेड बाई 143, इस रेशियो में हम इसको कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो डिस्काउंट रिसीव का जो अमाउंट आ जाएगा 1430 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 143, 740 डिस्काउंट जो है वो तो डिपार्टमेंट एक्स में चला जाएगा और डिपार्टमेंट वाई में चला जाएगा इतना 690, तो 690। तो फिलहाल हम कैरेज की बात कर रहे थे, तो इन वर्किंग को हमने इधर रखा और 1480 वर्किंग नोट नंबर 1 आप उसके आगे लिख सकते हैं। इसी तरह 1380 और बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड की फिगर हमने निकाल ली थी तो डिस्काउंट रिसीव्ड बाद में तो लिखता ही है, मैंने पहले ही लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड 740 जो है डिपार्टमेंट एक्स में आएगा और 690 जो है डिपार्टमेंट वाई में आएगा। करेक्ट। फिलहाल हम कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड की तरफ चल रहे थे। उसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज हमें अलग अलग करके दी हुई हैं। तो सैलरीज आपने लिखा, सैलरीज का जो अमाउंट है 9000 है और 8500 है। ये तो तुमने सैलरी का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद जनरल सैलरीज दी हुई है, तो जनरल सैलरीज, अब जहां तक जनरल सैलरीज का सवाल है उसके बारे में नीचे इसने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो जनरल सैलरीज हैं वो 1:1 के रेशियो में हमने डिवाइड करनी है। 11,600 है तो 5,800 और 5,800 ये आ जाएगा। उसके बाद फिर जनरल सैलरीज के बाद रेंट एंड टैक्सेस है, RNT। उसके बारे में उसने नीचे इंफॉर्मेशन दी थी कि इसको एरिया के हिसाब से करेंगे। नीचे उसने इंफॉर्मेशन दी है, एरिया ऑक्यूपाइड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि रेंट एंड टैक्सेस का जो खर्चा होगा वो 3:2 के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। 6000 का पहले तो 3/5 आपको निकालना पड़ेगा, 3600 और फिर 2400। उसके बाद फिर उसने दिया है रेंट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का खर्चा 8100 है, लेकिन एडवर्टाइजिंग का खर्चा वो कहता है सेल्स रेशियो के हिसाब से करना है। अब एडवर्टाइजिंग का खर्चा सेल्स रेशियो के हिसाब से करेंगे और सेल्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। 1 लाख इज टू 80,000 का मतलब 5:4 हो गया। तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ जाएगा 4500 और 3600। ये तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ गया। उसके बाद जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वो इंश्योरेंस दिया है, लेकिन उसने कुछ इंश्योरेंस के बारे में ये बात कही थी कि इंश्योरेंस जो है एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए लिया गया है, इसलिए इंश्योरेंस को विभाजित करने में प्रॉब्लम आएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है तो इसका विभाजन ऑलमोस्ट असंभव है। क्वेश्चन जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे मैं अभी बताता हूं। जनरल एक्सपेंसेस को भी सेल्स रेशियो के हिसाब से करना है और सेल्स रेशियो 5:4 का निकला था, तो 5400 का खर्चा जनरल एक्सपेंसेस का जो है, जनरल एक्सपेंसेस ये भी तुम 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो 3000 और 2400।
उसके बाद फिर अगला आइटम डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड भी 5:4 के रेशियो में करेंगे। और ये जो खर्चा है डिस्काउंट अलाउड का 1800, तो 1000 और 800 ये हमने कर दिया, करेक्ट। उसके बाद फिर अकाउंटेंसी चार्ज भी है। अब ये अकाउंटेंसी चार्ज और इंश्योरेंस का क्या करेंगे ये भी मैं अब आपको बता दूं। होगा क्या, मुझे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि आपको टोटल प्रॉफिट भी फाइंड करना है। अब होने को तो टोटल प्रॉफिट आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, भाई दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो तुम्हें एक कॉमन या कंबाइंड पीएनएल बनाना पड़ेगा। कॉमन या कंबाइंड पीएनएल कैसे बनाएंगे, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस इन दोनों डिपार्टमेंट के आएंगे वो हम यहां पोस्ट कर देंगे। और ऐसे खर्चे जो डिवाइड नहीं करे जाएंगे उनको हम यहां डेबिट करेंगे। जैसे कि उसने कहा इंश्योरेंस को डिवाइड करने में मुश्किल आ रही है, तो इंश्योरेंस का जो खर्चा तुम्हें दिया हुआ है 1000 रुपए, उसको तुम विदाउट डिवीजन के यहां पर लिख दोगे, खर्चा तो है ही है। इसी तरह से कभी अगर तुम्हें क्वेश्चन में अकाउंटेंसी चार्जेस नजर आ जाएं तो इस खर्चे को हम डिवाइड करते ही नहीं है। समझ में आया, अकाउंटेंसी चार्जेस को डिवाइड करते ही नहीं है, उसको सीधा पीएनएल अकाउंट में हम लिख देंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन ने तुम्हें शायद बोला हो कि आप टोटल प्रॉफिट भी फाइंड करके दिखाएं। है, अब मैं पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का, पहले मैंने सारी आइटम लिख ली हैं, परचेज रिटर्न लिख ली है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट पहले तो आप कंप्यूट करेंगे 32,120, लेकिन याद नहीं रहा 32,000। अच्छा, हमने सारी इंफॉर्मेशन तो कर ली, लेकिन पहली जो मेन इंफॉर्मेशन थी वही नहीं करी, गुड्स ट्रांसफर। तो गुड्स ट्रांसफर्ड पॉइंट नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कर लिया है, लेकिन फर्स्ट नहीं करा था। एनीवे, गुड्स ट्रांसफर्ड या सिंपली ट्रांसफर तुम ऐसे लिख सकते हो। ट्रांसफर करे हैं ए ने, तो ए की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा। और अब की बार डिपार्टमेंट एक्स ने करे हैं, तो डिपार्टमेंट वाई की डेबिट साइड पे हम ट्रांसफर्स लिखेंगे और ट्रांसफर की फिगर यहां पर 5000 आएगी। तो इसीलिए मेरे को लग रहा था कि ये नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये आ रहा है 32,120। और इसका मैंने चेक नहीं करा, वो तुम कर लेना 9420। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इनके हिसाब से 32,120 और 9420, करेक्ट। उसके बाद फिर तुम नेट प्रॉफिट निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में भी जो नेट प्रॉफिट है, इस डिपार्टमेंट में तो नेट प्रॉफिट लग रहा है 5960 का, लेकिन इस डिपार्टमेंट में हमें नेट लॉस लग रहा है, और नेट लॉस जो लग रहा है वो 13,390 का लग रहा है। एनीवे, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के बाद अब देखो, ये जो तुमने कॉमन पीएनएल अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट एक्स का है 5960, वो तुम यहां लिखोगे। और नेट लॉस जो डिपार्टमेंट वाई का है, जो कि 13,390 है, वो तुम यहां लिखोगे। अगर इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आती तो वो ये शो करती कि इतना प्रॉफिट बचा है, लेकिन अब की बार इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो इसका मतलब लॉस है। तो जो भी अब ये फिगर आ जाएगी 1,500 प्लस 13,390 माइनस 5960, तो 8930, ये आपका टोटल नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, सॉरी। तो उसने जो टोटल पूछा था उसका मतलब यही था, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी करने के बाद अब हम जो है अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, और अगला जो सेक्शन है वो खतरनाक सेक्शन है। एग्जामिनेशन में मैंने पहले कहा कि सेक्शन 3 जिसका ताल्लुक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसमें भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हैं, लेकिन इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी प्रॉब्लम आएगी। ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या चीजें, यहां ध्यान से देखें। पहले तो सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर तो है ही,
इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कई बार अकाउंट्स में आता है, बहुत बार हमने ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टॉप नाम भी सुना है, ट्रीटमेंट भी करा है, लेकिन अफसोस ये है कि बच्चे फिर भी ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का रियल मीनिंग जैसे समझना चाहिए नहीं समझ पाते हैं। तो जाहिर है फिर समझाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। अब देखो, पहले तो ये समझो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या मतलब है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में अभी आपने लिखना नहीं है, लेकिन जरा समझने की कोशिश करें। पहले तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे एट प्रॉफिट मार्जिन पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट पर हमने ट्रांसफर करे तो हमें कुछ वर्किंग करनी होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स बेचे हों, चाहे कॉस्ट पे और चाहे मार्जिन पे, और कोई भी उन बेचे हुए गुड्स में से चीज बची ना हो। अगर कोई चीज नहीं बची है तो कोई तुम्हें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो सेक्शन 3 है बेसिकली, जिसमें कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है सेक्शन 3 में, इसमें कुछ हमें वर्किंग्स क्यों करनी पड़ती है, बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता। इसमें क्या है, इसमें एक तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, एक तो ये चीज है। दूसरा इसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है और कुछ प्रॉफिट पर कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन पर कर रहा है। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वर्किंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, प्रॉफिट मार्जिन पर हुए हैं, एंड सम ऑफ द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गुड्स हुए थे प्रॉफिट मार्जिन पर, उसमें से कुछ गुड्स बचे हुए हैं। सम ऑफ द गुड्स आर इन स्टॉक, सम ऑफ द गुड्स। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी या उसके कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। सम ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, आर स्टिल इन स्टॉक, आर स्टिल इन स्टॉक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो ये मैंने बातें कही, सपोज डिपार्टमेंट ए ने गुड्स ट्रांसफर करे 1 लाख के, 1 लाख के गुड्स ट्रांसफर करे, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए एट 20% मार्जिन ऑन सेल्स पर करे, करेक्ट। ये ब्रांच पे हमने इस तरह की चीजें बहुत पढ़ी हैं, इसलिए मैंने कहा था ब्रांच का टॉपिक आप पहले कर देना। और अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करे एट ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स या ऑन कॉस्ट, कुछ भी लिखा हो पर कुछ मार्जिन पर ट्रांसफर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफर करे, और क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स ₹25,000 वर्थ ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। तो इस लाइन के लिखने से हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हो गया कि ए ने जो 1 लाख के गुड्स बी को ट्रांसफर करे थे, इस लाइन का मतलब क्या हो गया। पहले तो क्वेश्चन में ये जो लाइन दी है सपोज, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए ने 1 लाख के गुड्स भेजे। अब 1 लाख के गुड्स भेजे एट 20% ऑन सेल्स का मतलब, देखो ये जो 1 लाख रुपीस लिखी रहती है ना, इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस है कि ए ट्रांसफर गुड्स ₹1 लाख टू बी, इसका मतलब ये हो गया। और मैं कह रहा हूं ये गुड्स 20% ऑन सेल्स पर, इसका मतलब है 20% ऑन सेल्स, इसका मतलब 1/5 इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब इन गुड्स की कॉस्ट जो है वो 80,000 है और प्रॉफिट जो है वो 20,000 का है, इसका ये मतलब हो गया। तो 1 लाख
पर हमने गुड्स बी को भेजे। अब प्रॉब्लम क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बी के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, भाई बी के पास अपना भी तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो कहते हैं बी के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 25,000 रुपए के ऐसे गुड्स हैं, यानी कि ये वाले गुड्स हैं। ए ने बी को 1,00,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे, उसमें से 25,000 के गुड्स बी के पास ईयर के एंड में पड़े हुए हैं। समस्या है। तो अब ये समस्या क्या है? पहले तो अब मैंने कह तो दिया ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है देखें यहां पर। बाद में जब मैं कॉलमनर अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब कोई डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ, हम फिनिश्ड गुड्स लिखते हैं इस तरीके से, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ए ने बी को ट्रांसफर करे 1,00,000 रुपए के गुड्स, 1,00,000 के अंदर 1/5 प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है, तो ए ने यहां 1,00,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे। अब बी जो है इसको अपने यहां पर लिखेगा, ट्रांसफर को डेबिट साइड में लिखेगा या नहीं लिखेगा? बिल्कुल लिखेगा, क्योंकि बी के लिए तो ये परचेजेज हैं। भाई आप मेरे को 80,000 रुपए का माल 1,00,000 में बेचो, मेरे लिए तो वही कॉस्ट है ना, मैं तो आपसे 1,00,000 रुपए पे खरीद रहा हूं, मुझे क्या पता इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, मेरा खर्चा तो 1,00,000 का हो रहा है, तो मेरे लिए ये कॉस्ट है। खैर, आपने 1,00,000 का सामान मुझे बेचा, मैंने उसको अपनी डेबिट में लिखा। अब प्रॉब्लम यह है कि ईयर के एंड में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, प्रॉब्लम यह है जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा, मेरा मतलब डिपार्टमेंट बी का, उसके अंदर 25,000 रुपए के गुड्स ऐसे इंक्लूड हैं, इसके अंदर इन 1,00,000 में से 25,000 रुपए के गुड्स इंक्लूड हैं, तो इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है सुने। पहले तो मैंने कहा जो गुड्स बेचे गए 20% ऑन सेल्स पर बेचे गए, इसका मतलब क्या है, मैंने कई बारी ब्रांच में बताया हुआ है, रेट सेल्स पर दिया है तो उसका मतलब सेल्स 100 है, जिस पर रेट दिया रहता है उसको 100 माना जाएगा, तो सेल्स 100 है, उसके अंदर प्रॉफिट 20 है, तो इसका मतलब कॉस्ट 80 है। तो कहेंगे कि सेलिंग प्राइस पर रेट 1/5 है, करेक्ट। अब क्या हुआ, जब ए ने 1,00,000 रुपए के गुड्स बी को भेजे, तो इसका मतलब 1/5 का प्रॉफिट ए ने यहां पर लिख दिया क्रेडिट में। भाई 1,00,000 रुपीस का सामान मैंने आपको बेचा है, मैं उसको अपनी क्रेडिट पे लिखूंगा, और मुझे मालूम है कि इनकी कॉस्ट प्राइस 80,000 है, इसका मतलब मैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर रहा हूं, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही तो बन रहा है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, होता तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही है, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट का बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है ऐड होकर के वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा। तो जब ए ने बी को सामान बेचा 20,000 रुपए का प्रॉफिट तो यहां इंक्लूड हो गया। अभी अभी मैंने कहा कि ए ने जब ये सामान बी को बेचा या भेजा, उन भेजे हुए सामान में से बी के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसके अंदर 25,000 रुपए का जो सामान है वो इन्हीं भेजे हुए सामान में से है। अब उससे क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि ए ने बी को जो ये सामान भेजा है या बेचा है, इसके अंदर 1/5 प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर भी इंक्लूड है। भाई ये सेलिंग प्राइस ही तो है ना, 1,00,000 रुपए का सामान मैंने आपको बेचा है, उसमें से 25,000 रुपए के गुड्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 5,000 रुपए का प्रॉफिट इसके अंदर भी इंक्लूड है। अब तुम क्या देख रहे हो, एक तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट पहले ही इंक्लूड हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, और अगर मैं कुछ और वर्किंग नहीं करूंगा, इस चीज को मैं 25,000 पर ही छोड़ दूं, तो इसका मतलब अननेसेसरली प्रॉफिट 5,000 से और ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। ये प्रॉब्लम आती है। डिपार्टमेंटल इजी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो शुरू में आपको बताना पड़ता है कि थोड़ा इजी है, और लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत टफ है, ऐसा भी नहीं है। मेन इसमें जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सोचते पता नहीं ये टफ क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो फिर हर चीज आसान लगती है। तो अब पहले तो बच्चों को यही नहीं पता लगता ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में कब वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग कब करनी पड़ेगी, जब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को सामान बेचा हो प्रॉफिट मार्जिन पर। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब कॉस्ट से ज्यादा पर, नंबर 1। और जिस डिपार्टमेंट को सामान बेचा या भेजा है, उस भेजे हुए सामान में से उस डिपार्टमेंट के पास कुछ गुड्स पड़े होने चाहिए।
अगर कुछ सामान बचा हुआ नहीं है तो हमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ए ने बी को सामान गुड्स बेचे और बी के पास उन गुड्स में से कोई गुड्स नहीं पड़े होते तो मुझे कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब अब समस्या क्यों आई, पहले तो ये अब आपको पता लग गया, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा। एक तो टोटल प्रॉफिट तो 20,000 था ना, अब एक तो ए ने क्रेडिट में लिख दिया और बी ने भी क्रेडिट में लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में ही आता है, उसके अंदर 5,000 का प्रॉफिट और आ रहा है। तो इसका मतलब जहां 20,000 का प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, प्रॉफिट 5,000 का क्रेडिट हो गया। अब बिकॉज ये प्रॉफिट क्रेडिट तो हो गया है, हम जानते हैं कि ये प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं है। रियलाइज्ड ये तब माना जाता अगर सारा का सारा 1,00,000 का भेजा हुआ माल बी ने यूटिलाइज कर लिया होता, लेकिन कुछ सामान बचा है तो हम कहेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग जार्गन में, कि इसके अंदर ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड है। इसीलिए बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं पीएनएल अकाउंट वगैरह बना लूंगा तो इस प्रॉफिट को मुझे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अदरवाइज हमारा प्रॉफिट 5,000 से ज्यादा आ रहा है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हमें ये सब चीजें क्यों करनी पड़ती। बहुत मैंने कहा बच्चों को ये चीजें पता नहीं लगती हैं, तो ये चीजें तुम्हें अब समझ में आनी चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको फिर समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। 3.1 और 3.1 को करने में एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ये काफी बड़ा सा है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि इस सेशन में ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।